हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। बच्चों लास्ट टर्न पर अपन बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता में। बात की थी हमने उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा हानि की। दो हेडिंग हम क्लियर कर चुके थे कल। एक तो हमने पढ़ा था कॉमन वोल्टेज और एक हमने पढ़ा था एनर्जी लॉस। मैं 1 मिनट में उन दोनों चीज़ों का आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो कॉमन वोल्टेज में मैंने आपको समझाया था कि अगर हम दो चालक लें अलग अलग, धारिता इसकी C1 थी, इसकी C2 थी, आवेश Q1 था, Q2 था, वोल्टेज V1 और V2 था। जोड़ने से पहले आपने जब इनको अटैच कर दिया तो अटैच जब आपने इनको किया तो धारिताएं वही C1 और C2 रहीं। आवेश का प्रवाह हुआ होगा और नया आवेश बन गया होगा Q1 डैश और Q2 डैश, और बाद में वोल्टेज बराबर हो गया होगा V। ये कॉमन वोल्टेज ही तो हमें ज्ञात करना था। मैंने आवेश संरक्षण की बात करी थी और मैंने कहा था जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर होगा। जोड़ने से पहले आवेश था Q1 प्लस Q2 और जोड़ने के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q का फॉर्मूला होता है CV। तो Q1 का फॉर्मूला हो गया था C1V1, Q2 का C2V2, Q1 डैश का C1V और Q2 डैश का C2V। इन दोनों में से B कॉमन ले चुके थे अपन। ये C1V1 प्लस C2V2, और जो कॉमन वोल्टेज निकल के आया वो C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 निकल करके आया। ये तो है कॉमन वोल्टेज जो अपने को याद रखना है। ऊर्जा हानि की बात करी मैंने। जोड़ने से पहले इसकी ऊर्जा U1, इसकी ऊर्जा U2, और जोड़ने के बाद इसकी ऊर्जा U1 डैश, इसकी ऊर्जा U2 डैश। ऊर्जा हानि है, नाम ऊर्जा लाभ थोड़ी है, हानि है। हानि का मतलब जब आपने कनेक्ट किया है ना तो कुछ ऊर्जा का लॉस हुआ होगा, मतलब जोड़ने से पहले ऊर्जा ज़्यादा है और जोड़ने के बाद ऊर्जा कम है, इनका जो डिफरेंस है वो ऊर्जा हानि कहलाता है। मीन्स ऊर्जा हानि का सूत्र होगा जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा मतलब Q1 प्लस Q2 और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कहानी समझ में आई क्या? और Q का सूत्र कौन सा काम में लें? ऊर्जा के 3 सूत्र आए, Q² अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर हाफ QV। तो सूत्र में चूंकि C कांस्टेंट बना हुआ है और वोल्टेज की सटीक जानकारी है, तो जो सूत्र C और B की टर्म में है यानी कि हाफ CV स्क्वायर काम में लेना है, तो डेल्टा U का सूत्र बन जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V स्क्वायर और हाफ C2V स्क्वायर। फिर 1/2 कॉमन लिया, V स्क्वायर कॉमन लिया, V का मान जमाया, कट पिट करके जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा U का सूत्र आएगा C1C2 बटे 2C1 प्लस C2 और B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र निकल करके आएगा किस चीज़ का बच्चों? ऊर्जा हानि का। ये अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके थे और इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल भी अपन ने देख लिए थे। क्लियर है बच्चों? स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एक तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें भाई जल्दी से, तब तक मैं इरेज करता हूं बोर्ड से, आप इस वीडियो को लाइक करिए भाई। देखिएगा 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं अपन इसके ऊपर, है ना। थ्योरेटिकल थ्योरी मान लीजिए अब इतना ही पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं इसके बारे में, है ना। तो सभी बच्चों ने उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा भाई ना। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन सुने पहले आप, इस चीज को क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखेंगे अपन। क्या क्वेश्चन बनाए? क्वेश्चन ये होगा, सिद्ध कीजिए कि जब
दो चालकों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो उनके ऐसे को संपर्क में लाया जाता है तो सीधा फॉर्मूला लिखता हूं, Q1 डैश बटा Q2 डैश, ये तो बहुत सरल सवाल है, बराबर C1 बटा C2। मतलब आवेश जो है वो धारिता के अनुपात में होता है, होना भी चाहिए। धारिता का डेफिनेशन ये है जितना ज़्यादा आवेश ग्रहण कर पाएगा, तो आवेश का जो अनुपात है संयोजन के बाद वो धारिता के अनुपात में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। सवाल समझ में आ गया ना। सॉल्यूशन भी बेहद आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है 1% भी। मैं वही डायग्राम के माध्यम से आपको कहानी सिखाऊंगा। दो चालक अपने लिए थे, सबसे आसान तरीका होता है बात को समझने का, ये काफ़ी थ्योरी बच जाती है, अदरवाइज सब कुछ दिखाना पड़ेगा। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2, इसका वोल्टेज B1, इसका वोल्टेज B2। ये कहानी है संयोजन से पूर्व पहले की। फिर हमने इन चालकों को जोड़ दिया एक तार के माध्यम से। धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, आप जानते हो। नए आवेश Q1 डैश और Q2 डैश आ जाते हैं और वोल्टेज कॉमन वोल्टेज ओवेनिष्ठ विभव हो जाता है V। ये कहानी है संयोजन के बाद की, संयोजन के पश्चात। बात समझ में आई। अब करना क्या है आपको, संपर्क में लाया जाता है तो हमें Q1 डैश बटे Q2 डैश संयोजन के बाद जो आवेश का अनुपात है, तो देख लीजिए, चूंकि Q बराबर तो CV होता है ना, तो Q1 डैश और Q2 डैश का मान आप निकाल लीजिए। Q1 डैश यहाँ से, धारिता कितनी है C1, वोल्टेज कितना है B, ये बन जाएगा आपका C1B, ये बन जाएगा आपका C2B। हमें तो Q1 डैश बटे Q2 डैश का मान निकालना है, तो C1B बटा C2B, B ने B को मार दिया तो Q1 डैश बटे Q2 डैश का मान आएगा बच्चों C1 बटा C2। बहुत सरल सवाल था, है ना। आ जाता है अक्सर एक आध नंबर में, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बाद में, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है ना। नोट करें ढंग से। नोट करें। नेक्स्ट, करें अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सरल था, Q1 डैश बटे एक आध नंबर का क्वेश्चन छोटा मोटा जॉइंट होके आ जाता है, तो आप ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन देखना आप, इसका इंपॉर्टेंट है। करने को तो तरीका तो उसका बेहद आसान है, पर बात है कि अपन क्या वहां तक सोच पाते हैं। देखना सवाल, अब सवाल क्या है, पहले मैं सवाल आपको समझाता हूं, सुनना बच्चों। मैं अक्सर ये डायग्राम बनाता हूं, वापस से वही डायग्राम। दो चालक लिए हमने, धारिताएं C1 C2, आवेश Q1 Q2, वोल्टेज B1 और B2। और मैं बार बार कह रहा हूं कि V1 इज नॉट इक्वल टू B2। B1 और B2 बराबर नहीं होने चाहिए। अगर B1 और B2 बराबर हुए तो आवेश का प्रवाह ही नहीं होगा, और आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो फिर बात करना ही बेकार है। B1 बड़ा हो सकता है B2 से, या B2 बड़ा हो सकता है B1 से, कोई एक बड़ा होगा इन दोनों में से। दूसरी स्थिति, फिर जब आप इनको अटैच कर देते हो आपस में, धारिता C1 C2, आवेश Q1 डैश और Q2 डैश, वोल्टेज बराबर आ जाता है ना V, अटैच करने के बाद। तो सवाल ये है, ध्यान सुनना, पहले वाले चालक की बात कर रहा हूं कि पहले वोल्टेज कितना था B1 और फिर वोल्टेज कितना हो गया B।
तो पहले वाले चालक का विभव चेंज हुआ ना, इस विभव परिवर्तन को कहूंगा मैं डेल्टा V1। डेल्टा V1 समझ गए आप? पहले चालक के विभव में परिवर्तन। दूसरे वाले का भी तो वोल्टेज चेंज हुआ है, इसे नाम देंगे डेल्टा V2। जब आप चालकों को जोड़ते हो तो वोल्टेज तो चेंज होते हैं ना। तो पहले वाले का विभव परिवर्तन मैंने डेल्टा V1 मान लिया, दूसरे वाले का विभव परिवर्तन डेल्टा V2 मान लिया, और मुझे सिद्ध करना है कि ये धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। सवाल ये बनेगा, सुनना आप ध्यान से, मैं प्रूफ कराऊंगा आपको, रिजल्ट आप सीधे याद रख लें तो अच्छी बात है, कि जब दो चालकों को परस्पर संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है, जब दो चालकों को आपस में संयोजित किया जाता है तो विभव परिवर्तन का अनुपात, उनके विभव परिवर्तन का अनुपात धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको सिद्ध क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्वेश्चन ये हुआ कि जब दो चालकों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो विभव परिवर्तनों का अनुपात धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना? देखना ध्यान से आगे। विभव परिवर्तन का अनुपात धारिता की व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब हमें सिद्ध करना है, यहां लिख देता हूं, डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 बराबर C2 बटा C1। याद रखना बच्चों, बाद का जो आवेश का अनुपात है वो धारिता के समानुपाती है। Q1 डैश बटा Q2 डैश, C1 बटा C2 आया सॉरी, और विभव परिवर्तन का अनुपात धारिता के व्युत्क्रमानुपाती साबित कर दूंगा। जरा ध्यान से देखो आंसर। देखो, आप जिन चालकों को जोड़ रहे हो, जोड़ने से पहले आवेश मान लें V1 और V2। तो V1 V2 बराबर तो होंगे नहीं, किसी भी एक को बड़ा मान लें जो आपकी इच्छा। मैं मान लेता हूं कि माना संयोजन से पूर्व चालकों के विभव V1 तथा V2 हैं। माना जोड़ने से पहले चालकों के विभव कितने हैं साहब? V1 और V2 हैं। अब आप किसी भी एक को बड़ा मान लीजिए, जो तुम्हारी इच्छा। मैं बड़ा मान रहा हूं V1 बड़ा है V2 से, और आपका होमवर्क है, ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप V1 को बड़ा मान लें V2 से, और दूसरा तरीका क्या संभव बच्चों, आप V2 को बड़ा मानेंगे V1 से। ध्यान रखना, होमवर्क बना दिया है, मैं मान रहा हूं V1 को V2 से बड़ा। अब ध्यान सुन, V1 ज़्यादा है और V2 कम है। एक टंकी का पानी का लेवल ज़्यादा है, दूसरी का पानी का लेवल कम है। जॉइंट कर देंगे तो कम ज़्यादा होगा और ज़्यादा कम होगा, तभी तो बराबर में आएंगे। अरे जो कॉमन वोल्टेज जो होगा, थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन वोल्टेज जो होगा वो V1 से तो कम होगा, पर ये कॉमन वोल्टेज V2 से क्या होगा? ज़्यादा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप समझ पाए हो तो। दोबारा समझना। मैं जिन चालकों को जोड़ रहा हूं उनके वोल्टेज मैंने V1 और V2 मान रखे हैं भाई। एक ज़्यादा है कोई भी, मैंने V1 बड़ा मान लिया। आप घर से क्या करना, आप V2 को बड़ा मान लेना V1 से, तो कॉमन वोल्टेज तो दोनों के बीच में आकर के बैठ जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई? आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि दो टंकियां हैं मेरे पास, एक टंकी में वाटर लेवल काफ़ी ऊंचाई तक है और दूसरी में वाटर लेवल कम ऊंचाई तक है। दोनों टंकियों को अगर मैं जॉइंट कर दूंगा तो पानी जहां लेवल ज़्यादा है वहां से कम लेवल की ओर जाएगा, तो जिसका लेवल ज़्यादा है उसका लेवल घटेगा और जिसका लेवल कम है उसका लेवल बढ़ेगा, तभी तो दोनों बराबर में आएंगे ना भाई।
मेरा कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कॉमन वोल्टेज ज़्यादा वाले से कम होगा और कम वाले से क्या होगा, ज़्यादा। बड़ी देसी भाषा में समझाऊं, दोनों के बीच में आकर के बैठ जाएगा। आपका ये समीकरण बनेगा, मेरा ये बना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़, ध्यान से समझ। तुझे करना क्या है, तुझे तो डेल्टा V1 निकालना है। डेल्टा V1 मतलब पहले चालक के विभव में परिवर्तन। सुनना, अतः पहले चालक के विभव में परिवर्तन मीन्स आप बात कर रहे हो बच्चों डेल्टा V1 की। तो डेल्टा V1 का सूत्र क्या होगा भाई, पहले चालक का जोड़ने से पहले कितना विभव था V1 और जोड़ने के बाद कितना विभव आ गया V। वो डायग्राम अपने दिमाग में हो तो सिर्फ पहले वाले चालक की बात कर रहा हूं, सिर्फ पहले वाले चालक की। संयोजन से पूर्व वोल्टेज कितना है V1 और संयोजन के बाद तो दोनों का ही V होना है। तो V1 से कितना हो गया V, V1 ज्यादा है और V कम है, तो पहले वाले का विभव परिवर्तन आएगा साहब V1 माइनस V। अगर आप V2 बड़ा माने होते V1 से बच्चों, तो पहले वाले का विभव, ध्यान से सुन, पहले V1 था फिर V हो गया, तो ज्यादा V है, अब V माइनस V1 आता। इस तरीके से करोगे तो पहले का विभव परिवर्तन V माइनस V1, और इस तरीके से करोगे तो V1 माइनस V। ज्यादा में से कम माइनस करना होगा, ज्यादा में से कम माइनस करना होगा। वैल्यू जमाओ, चलो आगे बढ़िए साहब। डेल्टा V1 बराबर, V1 तो हो ही गया, माइनस V से तो आप परिचित हो अब, कॉमन वोल्टेज ओबेनिस्ट विभव, तो ओबेनिस्ट विभव का वैल्यू जमा दीजिए। क्या होता है साहब, C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। आगे बढ़ो, तो डेल्टा V1 देखो लघुत्तम आ जाएगा C1 प्लस C2, एक का भाग गया C1 प्लस C2 बार, B1 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2। और देख C1V1 से C1V1 कट जाएगा। यहां तक की कहानी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जानी चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है। और अगले स्टेप में, यहां देखना, अब हम बात कर लेते हैं डेल्टा V1 की। तो डेल्टा V1 कितना आ गया, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से C2 कॉमन आ रहा है। C2 को कॉमन लिया, V1 माइनस V2 बटा C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 1 उम्मीद करता हूं डेल्टा V1 अपने आप आपको समझ में आ गया होगा। भाई दोबारा समझ कहानी को, तूने दो चालक जोड़े, एक का वोल्टेज V1 एक का वोल्टेज V2, और तूने बड़ा माना, तेरी इच्छा है। आप घर से अवश्य करोगे इस क्वेश्चन को, V2 को बड़ा मानकर V1 से करके देखना, रिजल्ट सेम आएगा। आपने पहले वाले का विभव परिवर्तन निकाला V1 माइनस B से, B का मान जमाया, सिंपल सॉल्व किया। इसी प्रकार क्या आप डेल्टा V2 की बात कर सकते हो क्या? पहले विभव कितना था V2 और फिर कितना हो गया V, तो ज़्यादा कौन सा है, V ज़्यादा है V2 से, तो मीन्स V माइनस V2। वैल्यू जमा दे, डेल्टा V2 बराबर V कॉमन वोल्टेज C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 माइनस B2 बटा 1। तो डेल्टा V2 बराबर लघुत्तम कितना आ गया साहब, C1 प्लस C2, यहाँ C1V1, ये C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2, तो C2V2 कट जाएगा और इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो होगा C1, B1 माइनस B2 बटा C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 2। मतलब आपने डेल्टा V1 निकाल लिया, पहले वाले के विभव में परिवर्तन निकाल लिया आपने, फिर आपने डेल्टा V2 निकाल लिया, दूसरे वाले के विभव में परिवर्तन निकाल लिया आपने। अब क्या करना है अपने अपन को, अनुपात निकालना है साहब, डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2। तो ऐसा करो, समीकरण 1 में भाग दे दीजिए 2 का, LHS में LHS का, RHS में RHS का।
मीन्स ये तो बन जाएगा डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2। डेल्टा V1 कितना है साहब? C2 B1 माइनस B2 बटे C1 प्लस C2, और दूसरे वाले का भाग दिया तो क्यों ना उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2 और नीचे C1 B1 माइनस B2। देखिए B1 माइनस B2 से ये कट जाएगा, C1 प्लस C2 से ये कट जाएगा, तो डेल्टा V1 बटा डेल्टा V2 जो आएगा वो आएगा C2 बटा C1। कहने का तात्पर्य हुआ कि विभव परिवर्तन धारिता के व्युत्क्रमानुपाती हो। बाद का जो आवेश है Q1 डैश बटे Q2 डैश वो तो C1 बटे C2 होता है, और विभव परिवर्तन जो है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लिखें। नेक्स्ट लिखते जाओ और क्वेश्चन करते जाते हैं अपन साथ में ना। तो इससे अधिक आपको ऊर्जा में, ऊर्जा हानि में, ओवेनिस्ट विभव में नहीं पूछेगा, है ना, पर्याप्त है आपके लिए भी टॉपिक। आगे देखते हैं, नोट करो पहले आराम से जल्दी से। होमवर्क आपका क्या है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। आपको यही क्वेश्चन करना है, पर आपको यहां B2 को बड़ा मान लेना है B1 से, जो मैंने B1 बड़ा माना है, और जो एग्जाम में दिया जाए उसके हिसाब से करना है फिर, यहां फिर, है ना। करिए भाई। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का, है ना, एनसीईआरटी का। देखिए मैं बात कर रहा हूं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.10 की। एग्जाम्पल नंबर 2.10 की बात कर रहा हूं, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज नंबर 82, एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 82 पर। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 900 पिकोफैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से आवेशित किया गया है। एक संधारित्र है जिसकी धारिता है 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को हटाएं तो 900 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैरेड, और इसे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है साहब, आगे पढ़िए। 900 पिकोफैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। संधारित्र में संचित कुल विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो जल्दी से आप इस सवाल को कर दीजिए। 2 सवाल है इसमें, ये पहला सवाल है ए। तो आप बताओ इस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होने वाली है। दिमाग लगाओ साहब। ऊर्जा के 3 सूत्र दिमाग में आते हैं। Q²/2C, Q की जानकारी नहीं है, नहीं लगाएंगे। हाफ CV², C है, B है, बिल्कुल। ऊर्जा का जो फॉर्मूला काम में आने वाला है हाफ CV²। देन U = 1/2। C की वैल्यू 9 × 10⁻⁻10, 2 जीरो खा गया ये, और V² मीन्स 100 × 100। देन U = 2 का भाग 9 में दूंगा तो 4.5 गुणा 10 की घात 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ लगेंगे तो -6 जूल। पहला क्वेश्चन तो शायद आप सबने एक ही बार में आपसे हो गया होगा बड़ी आसानी से। C की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है,
और बात करवा रहा है ऊर्जा की, तो सूत्र लगाया मैंने हाफ सी वी स्क्वायर और जूल में एनर्जी आ गई। ये सवाल तो आपने कर लिया होगा। इसका जरा सेकंड पार्ट देखिएगा, क्या कह रहा है। इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके, डायग्राम बना हुआ है बुक के अंदर, संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके बन गया अन्य 900 पिकोफैराड के संधारित्र से संयोजित किया गया है। निकाय द्वारा संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी? देखो ध्यान से, पहले कहानी क्या थी कि एक संधारित्र था और उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। पहला वाला डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, देखना। 100 वोल्ट की आपकी बैटरी है, संधारित्र तो कोई आवेश दे दिया होगा, यहां प्लस क्यू आ गया होगा तो इस प्लेट पर माइनस का क्यू आवेश आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप देखो, एक संधारित्र है ये वाला, ठीक है ना, इसको आपने एक दूसरे संधारित्र से अटैच कर दिया है। देखो बच्चों ध्यान से, इस चित्र में एक संधारित्र है, इसे बैटरी से जोड़ा तो इसने इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर ली 4.5 गुना 10 की घात -6 जूल। अब आपने उस संधारित्र को जिस पर क्यू आवेश आ चुका है एक दूसरे संधारित्र से जोड़ दिया। दोनों ही संधारित्र 900 पिकोफैराड के हैं, धारिता दोनों की बराबर है। इसकी धारिता भी 900 पिकोफैराड है और इसकी धारिता भी 900 पिकोफैराड है। अब सुनना ध्यान से, अगर इस पर आवेश Q था, अब जो नया आवेश आएगा ना वो आधा आधा आएगा, मतलब Q/2 तो यहां रह जाएगा और Q/2 यहां रह जाएगा। भाई Q आवेश था ना, इसके ऊपर तो कोई आवेश ही नहीं है, तो आधा आधा आवेश बट गया। वोल्टेज भी आधा आधा हो जाएगा दोनों का भाई, V/2। मेरी बात समझना, एक संधारित्र को आपने बैटरी से चार्ज कर लिया, उसके पास Q आवेश आ गया और V वोल्ट हो गया। अब आप उस संधारित्र को लेकर के आए और उसे उसी धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ दिया जिस पर ना आवेश है ना वोल्टेज है। तो जो इस पर Q आवेश था वो आधा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है ना, तो Q/2 बढ़ जाएगा और वोल्टेज भी V/2 और V/2 रहेगा। अब नई ऊर्जा निकालनी है, दिमाग लगाना। तो अब U डैश निकालना है, नई ऊर्जा। मेरी बात सुनना ध्यान से, तो क्या नई ऊर्जा अब दो संधारित्रों की होगी या एक संधारित्र की होगी? इस पूरे सिस्टम की देखनी है अपने को। तो इस पूरे सिस्टम में कितने संधारित्र हैं? दो संधारित्रों की होगी। कैसे, क्या क्या पता है अपने को? सूत्र आप जो चाहो वो लगा सकते हो, यहां पर हमें Q और B पता है तो Q और B का ही सूत्र लगाओ आप। तो देखो, पहले की ऊर्जा होगी हाफ QV, Q की जगह Q/2 और B की जगह B/2, प्लस दूसरे वाले की ऊर्जा हो जाएगी हाफ QV, तो हाफ Q/2 और B/2। मेरी बात दोबारा सुनना ध्यान से। U डैश बराबर, देख सुन ध्यान से सुनना, मैं इसमें से क्या कर रहा हूं कि 1/2 QB अलग कर रहा हूं और 1/2 QB अलग कर लिया तो यहां 1/4 बचा होगा, यहां भी 1/4 बचा होगा और U डैश बराबर 1/2 QB का मान आप पहले निकाल चुके हो। ये ऊर्जा ही तो है। ये कौन से सूत्र से आई थी? हाफ सी वी स्क्वायर से। और आप जानते हो हाफ सी वी स्क्वायर का मान तो हाफ क्यू बी के बराबर ही तो होगा। अरे ऊर्जा का सूत्र है हाफ सी वी स्क्वायर का मान Q²/2C कह दो, या फिर आप हाफ क्यू बी कह दीजिए। तो हाफ क्यू बी का मान आप पहले हल कर चुके हो, 4.5 गुना 10 की घात -6 और 1/4 और 1/4 कितना आ जाएगा? 1/2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आएगा बच्चों 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। मतलब जो ऊर्जा है ना वो पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी भाई? आधी हो जाएगी। मेरे बात समझना, ऐसा करने से एक बार मैं इस सवाल को दोबारा से और एक्सप्लेन करता हूं, आप देखिएगा ध्यान से। दोबारा समझो भाई। एग्जाम्पल नंबर कितना था ये? 2.10। पहले एक संधारित्र था जिसको आपने अटैच किया हुआ था एक बैटरी से। किताब में ऐसी बनाई है, कुछ बना दो, से क्या फर्क पड़ता है। 100 वोल्ट की बैटरी, इसकी धारिता थी C
तो इसने मान लो Q आवेश ले लिया और B वोल्टेज ले लिया, हाँ या ना। इसकी ऊर्जा हमें निकालनी है, तो हमें जानकारी C की है, धारिता पता है 900 पिकोफैरड मीन्स 900 गुणा 10 की घात -12 फैरड। वोल्टेज पता है 100 वोल्ट। ऊर्जा निकालनी है, तो ऊर्जा का सूत्र हो गया हाफ CV², तो हाफ C की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात -10 कर दूँ, एक ही बात है, और B² को मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, 100 गुणा 100 को 2 का भाग दिया, 4.5 गुणा 10 की घात -6 जूल। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल कैलकुलेशन है। अब आगे समझना। अब अगले पोर्शन में आपने क्या किया कि जो संधारित्र था ना सी धारिता का, उसे एक अन्य संधारित्र से अटैच किया आपने। धारिता इसकी भी सी है, धारिता इसकी भी सी है। इस पर आवेश पहले कितना था Q, पर अब एक भाई और आ गया, तो आधा आधा बांटो। इसका आवेश Q/2, इसका आवेश Q/2। रही बात वोल्टेज की, तो टोटल वोल्टेज के ऊपर कितना है V, दोनों बांट दो, V/2 और B/2। ये समझ में आया आप सबको। इस सिस्टम की कुल ऊर्जा को मैं U डैश कह दूं, तो इस सिस्टम की जो ऊर्जा है ना, अब दोनों संधारित्रों की ऊर्जा है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो क्यों ना 2 से गुणा कर दिया जाए, चाहे 2 बार जोड़ लो, एक ही बात आएगी। पर अब क्या दिया हुआ है, Q और B की जानकारी है, तो सूत्र Q और B का लगता है हाफ। Q मतलब आवेश, किसी भी एक का आवेश उठा लो Q/2, और B मतलब किसी भी एक का वोल्टेज उठा लो B/2। देन U डैश इज इक्वल टू, देखो 1 2 ने ये 2 मार दिया, मैं इस 2 को बाहर ले रहा हूं और ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1/2 QB। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 1/2 QB तो इस संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी ना भाई। जहाँ ये से आप हाफ CV² से निकालो, चाहे Q²/2C से निकालो, या हाफ QB से निकालो, बात तो बराबर है। तो आपके पास हाफ QB का मान है जो आपने पहले सॉल्व कर रखा है, 4.5 गुणा 10 की घात -6। सॉल्व कर लो, 2 से डिवाइड करोगे इसको, तो 2.25 10⁻⁻6 जूल। नोट करो, चलो जल्दी से। 2.10 हो गया अपना, है ना। अब ऊर्जा में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़ा दिया है, बुक से भी कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है भाई ना। करते जाओ, चलो अभी इकट्ठा करते हैं, जो भी डाउट हो आप अभी उनको पूरा कर देंगे ना। नोट करो, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, देखो ध्यान से, बुक निकाल लो सब भैया, सभी लोग बुक निकाल लें अपनी अपनी। एग्जाम्पल नंबर 2.10 हो गया। 2.9 में करवा चुका हूं ना भाई, 2.9 करवाया कि नहीं करवाया, शायद नहीं करवाया। 2.9 नहीं करवाया भाई ना। ये देखना 2.9 देखना क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2.10 हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.9 की। और 2.9 में क्या है कि चित्र 2.29 में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट के सोर्स से जोड़ते हैं। एक डायग्राम बना के दिया है इसने, एक संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 संधारित्र, 4 संधारित्र। इस तरह इसने 4 संधारित्र बना के दिए, और यहाँ बोल रखा है 500 वोल्ट। मतलब यहाँ जो एक बैटरी कनेक्ट है कितने वोल्ट की भाई, 500 वोल्ट की।
और सबकी धारिता 10 माइक्रोफैरड दे रखी है। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड। आगे बढ़ते हैं और के नाम भी दे रखे हैं। ये पॉइंट ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, इसको सी बोला गया है, इसको डी बोला गया है। तो 2.29 में दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र हैं, 500 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नेटवर्क की तुल्य धारिता, आगे की बात तो बाद में करेंगे साहब, पहले कुल धारिता निकालिए। बड़ा सरल सवाल होना चाहिए, ध्यान से देखना। एक साथ तो चारों ना आपको श्रेणी में नजर आएंगे ना आपको समांतर में नजर आएंगे। इसका अगर आप एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना चाहो ना, थोड़ा सरल जैसे मैं बनाया करता हूं, यहां को दूर लो आप, तो देखो ध्यान से। आप तो ये सोचो कि यहां से करंट चला तो इस जगह करंट बढ़ गया होगा, कुछ इधर कुछ इधर। अब जो करंट यहां गया होगा वो इसमें से वही आवेश गुजरा होगा, इसमें से वही आवेश गुजरा होगा और इसमें से वही आवेश गुजरा होगा। क्या बच्चों ध्यान से देखना, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये तीनों श्रेणी में हैं। आपको उस श्रेणी में कहा ये समांतर में है। भैया थोड़ा बुद्धि पर जोर डाल। इस पता है इस डायग्राम को आप कैसे बना सकते हो, ध्यान से सुनना। 1 2 3 और एक नीचे लगा दो। आप इस डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। 1 2 3 तीनों आपस में श्रेणी में, तीनों आपस में श्रेणी में साहब। और ये जो है ये ऊपर वालों के समांतर में कुछ इस तरीके से। और फिर आप ए और बी के बीच में बैटरी लगा सकते हो। इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या आप सी नेट निकाल पाओगे क्या? 10 10 10 श्रेणी क्रम में है। सी धारिता के एन संधारित्र श्रेणी क्रम में हो, उत्तर सी बटे एन आता है या 1/c बराबर 1/c1 1/c2 1/c3 से कैसे भी करिए। ऊपर वालों की जो धारिता आएगी, मैं नीचे लिख देता हूं, चूंकि 10 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी कुल धारिता, इनकी कुल धारिता 10/3 माइक्रोफैरड होगी। अब फिर सुन, इनकी तो 10/3 हो गई और फिर 10 समांतर में है, तो नेट धारिता कितनी होगी? सी नेट 10 + 10/3, तो सी नेट आएगा 40/3 माइक्रोफैरड। पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। जो कुल धारिता आने वाली है, इस संयोजन की जो कुल धारिता आने वाली है वो आएगी 40/3 माइक्रोफैरड। पूरा सॉल्व करोगे तो 13.3 के आसपास जो भी आंसर आएगा। यहां तक कहानी क्लियर हुई सभी बच्चों को? अरे कुल धारिता वाले सवाल पे आप कभी नहीं अटक सकते। अब इतना अगर आपने जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अगर वो एक बार भी आपने करके देखे होंगे ना, तो सी नेट निकालने में तो आप शायद कभी नहीं अटकोगे। विशेषकर 11th 12th इस लेवल पर तो है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? समझने वाली बात है, आपको पहचानना पड़ेगा कि देखो ये श्रेणी में है तीनों, 10-10 के 3 श्रेणी में 10/3 और फिर वो 10/3 10 के पैरेलल में है, तो 10 + 10/3 जो भी आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़ना। कहां चला गया? बी क्वेश्चन बी। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। आपको हर एक संधारित्र पर आवेश निकालना है। अब सुनना ध्यान से, तो मैं इसका एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा मेरे हिसाब से। एक 10 माइक्रोफैरड का, दूसरा 10 माइक्रोफैरड का, तीसरा 10 माइक्रोफैरड का, और इसके समांतर में एक 10 माइक्रोफैरड का। ठीक है ना साहब? और यहां एक बैटरी लगी हुई है 500 वोल्ट की। 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 500 वोल्ट। प्रत्येक संधारित्र का आवेश निकालना है। बड़ा आसान, सुनना कैसे कैसे। इसका नाम ए दिया गया है और इसका नाम डी दिया गया है और इसका नाम, यही पॉइंट तो एक तरीके से ये बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट साहब सी हो जाएगा।
तो बच्चों कई तरीके हैं निकालने की। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, 500 वोल्ट है ना बैटरी का, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर आता है, समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। तो ये 500 वोल्ट पूरा इसके ऊपर जाएगा और ये 500 वोल्ट पूरा इन तीनों के ऊपर भी जाएगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूं क्यू एडी। अब तो इस नाम से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्यू एडी का मतलब है जो डायरेक्ट ए और डी के बीच में जोड़ा हुआ है ना, इस संधारित्र की बात कर रहे हैं। तो क्यू बराबर होता है सीवी। क्यू बराबर होता है बच्चों सीवी। सी का मान 10 गुणा 10 की घात -6 और बी का मान 500 गुणा कर लो तो 5000 माइक्रो कूलम। मेरी बात समझिए ध्यान से। जो ए और डी के बीच डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसका है 500 माइक्रो कूलम। 500 माइक्रो कूलम ना लिखना चाहो तो आप इसको 5 गुणा 10 की घात -6 में से 3 घटाओ -3 कूलम लिख सकते हो। बात तो एक ही है। ये पता है क्यू ए डी किसका है? इसका इसके नीचे लिख दूं, ये लो क्यू ए डी। क्लियर है भैया यहां तक? अब अगला सुनो, तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। कैसे कैसे ध्यान सुनना। पर वोल्टेज बटेगा। क्या बटेगा? वोल्टेज। पूरा वोल्टेज कितना है? 500। पूरा वोल्टेज कितना है? 500। तो 500 इन तीनों जगह बढ़ जाएगा। कैसे कैसे बढ़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना ध्यान से। अच्छा, श्रेणी क्रम में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो सवाल सरल है। मतलब जितना आवेश, ध्यान सुन, ए बी का होगा उतना ही आवेश बी सी का होगा और उतना ही आवेश सी डी का होगा। ये दिख तो रहना आपको कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ए और बी के बीच में लग रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। बी और सी के बीच की बात कर रहा हूँ। सी और डी के बीच की बात कर रहा हूँ। तो क्या क्यू बराबर सी बी होता है? सी बी। तो सी कितना है? हर एक की धारिता 10 माइक्रोफेरड और वोल्टेज टोटल 500 है। समांतर क्रम में बराबर था तो ये समांतर में 500 यहाँ, 500 यहाँ, 500 यहाँ, तीनों में बटेगा, बराबर बटेगा। अब की बार तो बाकी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। B1 अनुपात B2 अनुपात B3 1/10 1/10 1/10 1:1 में। और 1:1 का मतलब 1/3 बांट दीजिए। हर एक के बट में आएगा बच्चों 500/3। सॉल्व किया जाए अगर इसको, कितना आ जाएगा ये देखना। कैसे सॉल्व करें? 5/3 को सॉल्व कर लो। 5/3 3 एकम 3 4 5 20 पिछिंग 18 1.67 गुणा 10 की घात 2 0 3 0 गायब तो -3 कूलम। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो आपने प्रत्येक संधारित्र का आवेश निकाल दिया। एक का तो कितना आया? 5 गुणा 10 की घात -3 कूलम और उनका कितना आया? 1.67। यहाँ पूर्णांकन करोगे तो इसको आप 1.7 भी लिख सकते हो, लगभग 1.7 10 to the power -3 कूलम। करने को तो अपन और भी कई तरीके काम में ले सकते थे। सबसे सरल तरीका है ये। बैटरी का 500 वोल्टेज था, ए और डी पर सीधा पूरा 500 चला गया तो क्यू बराबर सी बी डायरेक्ट निकल के आ गया। और ऊपर 500 पूरी शाखा में बटेगा 1:1 में। मतलब 500/3 500/3 500/3। क्लियर है ना? इस तरीके से अपन निकाल पाएंगे। लिख लो बच्चों इसको। नेक्स्ट, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2.9। अगला, संधारित्र में ऊर्जा वगैरह अपनी हो गई, संयोजन पूरा कंप्लीट मैंने करवा ही दिया आपको ना। एग्जाम्पल नंबर 2.8 में आपको करवा चुका हूँ आंशिक माध्यम। एग्जाम्पल नंबर 2.8 आपको तभी समझ में आएगा बच्चों जब आप आंशिक माध्यम, पीपीसी में आंशिक माध्यम वाली कंडीशन है ना, वो पढ़ोगे। सूत्र तो याद होगा आंशिक माध्यम का। पूर्णतः निर्वात होता था तो A ε0/d। पूर्णतः माध्यम हुआ करता था तो A ε0 εr/d। और आंशिक माध्यम का था A ε0/d - t+t/k। उस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। नेक्स्ट, माध्यम का प्रभाव हो गया, पीपीसी हो गया। तो यहाँ से आगे का तो अपना पूरा है ना। अच्छा, अब ये 2-3 हेडिंग छोटी छोटी सी ये रह रही हैं, इनको देख लेते हैं पहले, है ना। परावैद्युत तो ध्रुवण, ध्रुवीय, अध्रुवीय। हाँ, एक लेक्चर लग जाएगा इसमें भाई। चालक स्थिर वैद्युत की पढ़ानी है ना।
कहाँ गया? नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.6 की। कई बच्चे कई दिन से कमेंट कर रहे थे इस सवाल के ऊपर, भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, और अगर समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना है हर एक बच्चे को भाई। अच्छा, एक कमेंट किया करो भाई, तुम बता तो दिया करो कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है ना। गुड लेक्चर, नाइस लेक्चर, बैड लेक्चर, जो आपको अच्छा लगे लिख तो दिया करो भाई। एग्जाम्पल नंबर 2.6, मुश्किल से 5-7 बच्चे कमेंट करते हैं, बस वही देख लेते हैं, मुझे पता भी चले कौन कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है भाई, है ना। 2.6 समझिए फिर कमेंट करिए। एक पदार्थ के अणु में, एक अणु में एक छोटा सा अणु 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कोई पदार्थ है, उसके एक अणु का जो आघूर्ण है, एक अणु का, मैं लिख रहा हूं क्या लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज को, एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। बताओ यहां तक कहानी समझ में आई ना। जो एक अणु जो होता है, एक अणु है, सिंपल परमाणु टाइप में मान लीजिए, उसका आघूर्ण है 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। आगे पढ़ो। 10⁻6 वोल्ट इंटू मीटर परिणाम के एक शक्तिशाली स्थिर विद्युत क्षेत्र को लगाकर, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, ऊपर लिख देता हूं, ई का मान हमें कितना दिया हुआ है 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, कहां गया। एक पदार्थ के एक अणु में 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स परिणाम के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के एक मोल को ध्रुवित किया गया। कितने की बात कर रहा है? एक मोल की। ये जो आघूर्ण है एक अणु का है, अतः एक मोल का कितना होगा साहब? एक मोल का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक मोल में कितने अणु होते हैं? आवागाद्रो संख्या 6.02 गुणा 10⁻23 और एक का कितना है 10⁻⁻29। समझ गए ना आप? अरे एक अणु का आघूर्ण ये है और एक मोल में कितने अणु हैं? आवागाद्रो, उससे गुणा कर लिया तो एक मोल का जो द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आया पी नेट, वो 6.02 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम इंटू मीटर। अरे बताओ यहां तक कहानी समझ में आई क्या नहीं है? एक एक स्टेप पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, क्योंकि सवाल 4 से 5 लाइन का है। बहुत से बच्चे सवाल में अटक जाएंगे। सवाल क्या कह रहा था बच्चों कि कोई पदार्थ है, उसके एक अणु का आघूर्ण, एक अणु का आघूर्ण तो ये हो गया, इतने का विद्युत क्षेत्र, कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये काम में लेना है। एक मोल को ध्रुवित किया गया और लास्ट लाइन पढ़ के देखे, सुविधा के लिए नमूने के ध्रुवण को 100% मान लीजिए। 100%, अगर होता कि 70% ध्रुवित हुए हैं तो यहाँ 70% यानी 70/100 भी करना पड़ता, पर 100% का मतलब 100/100, एक गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक अणु का दिया हुआ था, इतने अणु के बारे में पूछ रहा है, मैंने गुणा करके पी तैयार कर लिया। आसान भाषा में बात करूं बच्चों, पी आ गया और ये आंकड़ा विद्युत क्षेत्र का आ गया। पूरी कहानी पढ़ने के बाद जरा आगे पढ़िए, तीसरी लाइन से ध्रुवित किया गया। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी गई। पहले कहानी क्या थी बच्चों? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, मैं इस कॉर्नर में समझाता हूं आपको। देखो, ये एक पदार्थ है, मैंने आपको एक बार समझाया होगा इस तरीके से, मैं और डीपली समझाता हूं। पहले यहां तक आप समझना है इस चीज को कि कोई पदार्थ है, इसमें बहुत सारे अणु हैं, द्विध्रुव, पता है ना, प्लस और माइनस होते हैं। ये अनियमित जमे हुए हैं तो बहुत सारे, पर जमे कैसे हैं? अनियमित।
तो रिजल्टेंट आघूर्ण 0 मिलेगा। पढ़ाएंगे और अगला लेक्चर में इसी को और क्लियर करेंगे। जैसे ही आपने इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया, ये कंडीशन कब है? जब विद्युत क्षेत्र नहीं है। और जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र लगाया बच्चों, ई वेक्टर लगाया, तो आपको पता हो तो धनावेश क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा और ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ जाएगा। सभी इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि नहीं होंगे? माइनस से प्लस की ओर पी वेक्टर होता है। अंडरस्टूड है कि पहली अवस्था में पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना है? 0। 2 अवस्थाएं इसमें। अभी कोण 0 है, तब ऊर्जा निकालो। फिर कह रहा है कि क्षेत्र को 60 डिग्री से घुमाया गया, तब वापस से ऊर्जा निकालनी है। सुनना ध्यान से। अगर मैं प्रारंभिक ऊर्जा की बात करना चाहूं, प्रारंभिक ऊर्जा, और आपको द्विध्रुव की ऊर्जा का सूत्र याद है क्या? यू इनिशियल कह दो इस चीज से, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। कितनी आ रही है? सॉल्व कर लो। माइनस, अच्छा इनकी वैल्यू जमाओ दोनों, कैसा करो? यू इनिशियल बराबर माइनस पी कितना है? 6.02 10 की घात -6। ऐसा करो, सॉल्व एक साथ कर लेंगे, आप सिर्फ थीटा की वैल्यू जमा लो यार। माइनस पीई कॉस 0। समझने वाली बात एक से ना, कोण 0 क्यों लिया? क्योंकि प्रारंभ में पी वेक्टर और ई वेक्टर एक ही दिशा में है। 2 डायग्राम से भी आपको मैंने समझाया था। कॉस 0 का मान कितना आता है? 1। तो प्रारंभ में ऊर्जा आ गई साहब माइनस पीई। ठीक है। अंतिम ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा यू फाइनल कितना आएगा साहब? माइनस पीई कॉस थीटा ही लगने वाला है, बट माइनस पीई कॉस 60 बोला है, 60 डिग्री घुमा दिया है। और कॉस 60 का मान आता है बच्चों 1/2। अब आएगी ऊर्जा माइनस पीई बटा 2। सवाल वापस पढ़ें, किताब निकालें एक बार। एक पदार्थ के एक अणु का है 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स विद्युत क्षेत्र है। 1 मोल को ध्रुवित किया गया, 1 मोल का पी निकाल लिया हमने। अचानक क्षेत्र की दिशा 60 डिग्री कोण से बदल दी गई। क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुवों को पंक्तिबद्ध करने में उन्मुक्त ऊष्मा ऊर्जा का आकलन कीजिए। मेरी बात सुनना, सवाल के चक्कर में पड़ गए तो कतई समझ में नहीं आएगा। कहानी क्या थी बच्चों? पहले कितनी ऊर्जा थी उनकी? माइनस पी, हमने निकाला सूत्र से। फिर जब आपने 60 डिग्री से घुमा दिया तो ऊर्जा कितनी हो गई? माइनस पी बटा 2। तो मैं देखना चाह रहा हूं ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा यू कहें। अंतिम पढ़ाया ना अपन ने, माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो अंतिम कितनी है साहब? माइनस पी बटा 2 माइनस प्रारंभिक कितनी है? माइनस पी। सॉल्व करना है इसको। माइनस पी बटा 2 प्लस पीई। सॉल्व करके देखेगा तो आएगा बेटा पीई बटा 2। इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसको सारे आंकड़े जमा कर सॉल्व कर ले। पी है 6.02 10 की घात -6, ई है 10 की घात +6, बटे में कितना है 2, -6 से +6 गायब। तो जो ऊर्जा प्राप्त हुई है 2 का भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 3.01 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे कुछ समझ में आया? थोड़ा दिमाग लगाना भाई, मैंने पहले ही कहा था। और सवाल समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करना है, कमेंट भी करना है। सवाल क्या था? आपको विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, एक अणु का आघूर्ण दिया हुआ था 10⁻⁻29। एक अणु से आपने 1 मोल निकाल लिया आवागाद्रो का गुणा करके। प्रारंभिक ऊर्जा, द्विध्रुव की ऊर्जा मैंने आपको पढ़ाई है, याद है क्या? माइनस पीई कॉस थीटा, यू बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। प्रारंभिक अवस्था में कोण 0 था। कैसे? मैंने आपको समझाया कि ई वेक्टर पी वेक्टर एक डायरेक्शन में रहता है, निकाल लिया। 60 डिग्री घुमाया, 90 घुमाता, 120 जितना भी घुमाता वो एंगल दे दिया। परिवर्तन डेल्टा यू, अंतिम माइनस प्रारंभिक, कितनी ऊर्जा बदली? यू एफ, यू है ये, यू एफ माइनस यू आई, दोनों मान जमाए तो ये आंसर आया पीई बटा 2। पी का मान मेरे पास है और ई का मान मेरे पास है, दोनों आंकड़े जमा कर फाइनल आंसर प्राप्त किया। नोट कर लीजिए एक बार, ये एग्जाम्पल है 2.6। सारे एग्जाम्पल लेंगे, चिंता मत क्या करो भाई ना, उचित समय आने पर जल्दी करते जाएं।